हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 20वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अन्वी, श्रवण, अंकुश, नेहा की सगाई हो चुकी थी। आज चारों बेहद खुश थे। नव्या, विवान भी उनको ऐसे देख बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सब पूजा होने के बाद कुछ देर के लिए आराम करने चले गए, क्योंकि आज ही शाम को उन सबको विवान के घर में निकलना था। तो सामान भी रखना था, क्योंकि कल से हल्दी, संगीत और मेहंदी भी तो बहुत कुछ देखना था। श्रवण और अंकुश के कमरे में और नेहा और अन्वी को एक कमरा, ताकि शादी से पहले वो लोग मिले नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता था? अंकुश तो अभी भी नेहा को सोच कर मुस्कुरा रहा था। श्रवण ने जब देखा तो उसे शरारत सूझी, क्योंकि श्रवण अभी अभी कमरे में आया था। तो अंकुश का ध्यान नहीं था, उसे ये तक नहीं पता चला कि श्रवण ने लाइट का ऑफ कर दी। अंधेरे में श्रवण ने एक हरा दुपट्टा ओढ़ लिया और बड़ी नजाकत से वो आया और धीरे से अंकुश से लड़कियों वाली आवाज में कहा, अंकुश जी। अंकुश ने जब देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि दुपट्टा डाल रखा था श्रवण ने, तो अंधेरे की वजह से भी वो देख नहीं पाया था उसका चेहरा। इधर अन्वी और नेहा किसी काम से जब अपने कमरे से बाहर आई तो उनकी नज़र श्रवण और अंकुश के कमरे में गई। नेहा ने कहा, ये दोनों सो भी गए? अन्वी, हाँ हो सकता है दी, थक गए हूँ। नेहा बोली, हाँ। अन्वी वो आगे बढ़ने लगी कि एक लड़की की आवाज़ सुन दोनों चौंक गई और एक दूसरे को देखने लगी। वहीं नव्या और विवान भी किसी काम से आए थे। जब नेहा और अन्वी को उनके कमरे के पास देखा तो वो भी वहाँ आ गए और नव्या ने कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मना है ना आप दोनों को? अभी मैं तो अंकुश भाई और श्रवण को कैसे रोकूंगी ये सोच रही थी, और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। उसने घूर कर देखा तो नेहा या अन्वी बोली कि विवान ने कहा नेहा या अन्वी बोलती कि विवान ने कहा, कितने लकी हैं ये दोनों जो इतनी रोमांटिक बीवियां मिलने जा रही हैं। उसने बहुत धीरे से ये कहा था, मुंह बनाते हुए, पर नव्या ने सुन लिया था और विवान को देखने लगी तो विवान ने आंख मार दी। नव्या देखती रह गई कि तभी अन्वी ने कहा, अरे दी, जीजू आप बाद में ये सब कर लेना, पर यहाँ कुछ और ही हो रहा है। विवान ने कहा, ऐसा क्या हो गया? अन्वी, कहीं श्रवण भाग तो नहीं गया? वो बोला तो अन्वी बोली, नहीं जीजू, भाग तो वो सकते नहीं। उनको पकड़ केक तो मैं ले ही आती, पर आपको पता है अंदर एक लड़की है। अब तो नव्या और विवान चौंक गए। विवान ने कहा, क्या? अन्वी, इतना बड़ा मजाक? तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा तो नेहा बोली, भाई वो मजाक नहीं कर रही है, मैंने भी सुना। विवान ने बोला, देखता हूँ। वो अंदर जाने लगा तो नव्या ने उसे पकड़ा और कहा, क्या कर रहे हो आप? अगर ऐसे अंदर गए तो वो लड़की भाग जाएगी। हमें पहले देखना है बात क्या हो रही है। सब दरवाजे के पास ही खड़े हो जाते हैं। अंकुश ने कहा, कौन? वो चौंक कर बोलता है। तो श्रवण धीरे से उसके पास जाते हुए बोला, क्या अंकुश जी, आप हमें भूल गए? अभी तो सिर्फ सगाई हुई है हमारी और आप भूल गए? वो कहता है तो अंकुश हैरानी से नेहा वो आगे कहता कि श्रवण उसके मुंह पर उंगली रख देता है और कहता है, अंकुश जी धीरे बोलो, अगर कोई आ गया तो। श्रवण को बहुत हंसी आ रही थी। वो खुद को रोकते हुए बोला, मैं सोच रही हूँ कि हम वो आगे बोलता कि अंकुश उसे पकड़कर अपनी ओर करता है और कहता है, इतना पास से बोलो। अब तो श्रवण की हालत खराब हो गई। वो अंकुश को परेशान करने आया था, कहाँ वो फंस गया। वो हकलाते हुए, ये अंकुश आप क्या? वो बोलता कि अब नेहा और अन्वी और सब सुन रहे थे। उनका सब्र टूट रहा था। वो गुस्से में बोली, भाई आज आपका दोस्त गया। अभी मैं वो ये बोलते हुए कमरे में घुस जाती है और तुरंत लाइट खोलती है। सब अंदर आ जाते हैं। लाइट खोलते ही अंकुश जैसे ही देखता है तुरंत चौंक जाता है और पीछे होते हैं नेहा। तुम वहाँ? तुम तो वो ऐसे बोलता है तो नेहा उसे देखती है और फिर कहती है, क्या था ये सब? कौन है ये? बता दो, आज डीएसपी अंकुश राय की तो हालत बुरी होने वाली है। फिर श्रवण को देखकर जो मुंह छुपाए हुआ था, उसे डर था। अन्वी ने देख लिया तो कि अन्वी आई और कहा, और तुम अंदर कैसे आई?
तुम तो मैं वो मुक्का मारने ही वाली थी कि श्रवण तुरंत दुपट्टा हटा देता है और कहता है मैं हूँ मजाक कर रहा था अंकुश के साथ, बस मैं हूँ। वो डर कर बोलता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। नव्या बोली, श्रवण तुम, मतलब तुम वो लड़की? श्रवण बोला, हाँ वो मैं ही था, बस अंकुश को तंग कर रहा था, पर ये तो सीरियस ही हो गया। मैं बोलता तब तक आप लोग आ गए। उसने अंकुश को देख कर कहा तो अंकुश उसे घूर कर गुस्से में, तेरी तो तू था और क्या बोल रहा था? अंकुश जी आज तू गया। वो श्रवण के पास आया तो श्रवण नेहा के पीछे छुप कर, दूर रह मेरे से, अब तक मुझे गलत वाइब्स आ रही थी, सच बता तू लड़का ही है ना? उसने ऐसे कहा तो नेहा और बाकी सब की हंसी छूट गई। विवान, यार ये तो मिस हो गया, मुझे देखना था। अंकुश तेरा वो चेहरा, फिर से और जोर से हंस दिया कि नव्या नेहा के पास आई और कहा, रहने दे बहन, तेरा मुजरिम तो खुद विक्टिम है, और चल अब। नेहा भाग गई, वहीं नव्या भी चली गई। विवान ने कहा, क्या होगा तेरा अंकुश, और हंस दिया। तो अंकुश ने कहा, पहले आज इसे देख लूं मैं, मेरी से मजाक करेगा तू? बेटा रुक, तू रुक बेटा। श्रवण भागते हुए, अब तो मैं बाहर सो जाऊंगा, तेरे साथ नहीं, पता नहीं कब तो कुछ कर ले, उसने अपने आप को ढकते हुए कहा। तो विवान की तो हंसी नहीं रुकी। वहीं अंकुश, तू तू तो, श्रवण भाग गया। अन्वी भी हंसती हुई बाहर आ गई, विवान भी चला गया। वहीं अंकुश, जो हुआ अब खुद ही हंस पड़ा। नेहा और अन्वी थे। अन्वी नेहा को छेड़ रही थी, दी आप अंकुश भाई की बैंड बजा देना, आज तो कोई नहीं आएगा। वो हंस दी तो नेहा ने कहा, अन्वी तुम भी मुझे लगा कि अंकुश तो बस यूं ही। वो बोली तो अन्वी ने कहा, होता है दी होता है, जीजू अब डीएसपी है, कोई तो बॉस हो ना उनकी, तो उनकी क्लास ले सके। और हंस दी तो नेहा ने उसका कान पकड़ा और कहा, अच्छा जी, जब आपकी श्रवण होंगी ना तब देखना तुम। और दोनों हंस पड़ी। नव्या अब कमरे में आई तो वो बहुत थक गई। उसने देखा कि विवान वहाँ नहीं था। नव्या ने कहा, ये आजकल गायब ज़्यादा ही होने लगे हैं, पर गए कहाँ हैं? वो ये सोचते हुए बालकनी में गई तो रेहान तो हैरान रह गई। सामने बहुत प्यारे वर्ड्स में लिखा था, नव्या। नव्या वो देखने लगी, नीचे गुलाब के फूल थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सामने दो बॉक्स थे कि तभी विवान आता है और नव्या को देखकर मुस्कुराता है। तो नव्या विवान से बोली, विवान ये सब आप? वो नव्या का हाथ पकड़ता है, उसे सामने बैठाते हुए कहता है, पसंद आया? नव्या बोली, हाँ, पर विवान बॉक्स खोलता है और कहता है, शादी तो हम कर चुके हैं, पर अभी हमें वो वाली शादी करनी है, लेकिन अभी आप भी ठीक नहीं हो पाती इस शब्द से, और मैं समझता हूँ। फिर अंकुश, नेहा, अन्वी, श्रवण भी। फिर मैं सोचा क्यों ना जब उनकी सगाई हो रही है तो तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हम लोग भी सगाई कर लेते हैं। नव्या हैरानी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? विवान, अब हम फ्रेंड्स तो हैं ही, हस्बैंड वाइफ भी बन गए, पर वो बीच का जो टाइम होता है वो नहीं कर पाए। तो आज मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी प्यारी सी दोस्त, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड वाली सगाई करोगी? देखो, तंग तो मैं करूँगा पर प्यार भी मैं करूँगा। नव्या की आंख भर आई तो विवान ने कहा, नव्या देखो, अगर पसंद नहीं आया तो कोई नहीं, पर यू रो नहीं यार। नव्या ने कहा, पहनाओगे नहीं? विवान मुस्कुरा उठा। उसने नव्या को रिंग पहनाई तो नव्या ने कहा, एक मिनट। विवान उसे देखने लगा तो नव्या ने कहा, मुझे प्रपोज करना होगा, गर्लफ्रेंड डिमांड तो करूँगी ना? उसने इतराते हुए कहा। तो विवान हंस पड़ा और नव्या को गले लगाकर कहा, डन, इस बार ऐसे प्रपोज करूँगा कि दुनिया देखती रह जाए। और शिद्दत से नव्या का माथा चूमा तो नव्या भी मुस्कुरा दी और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। नव्या विवान के सीने पर सिर रख लेती है और विवान उसकी बातें सुनने लगता है। कुछ देर में जब वो देखता है कि नव्या सो गई तो मुस्कुरा देता है और थके होने के बाद भी वो भी सो जाता है। शाम को जब नव्या की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो विवान के पास ही सो रही है, तो वो मुस्कुरा देती है। विवान भी सो रहा होता है, वो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। तो नव्या उसे देखते हुए बोलती है, कितने प्यारे लग रहे हैं सो रहे होते हुए, और देखने लगती है। तो विवान कहता है, चलो, आपने मान तो लिया कि मैं हैंडसम हूँ। नव्या हैरानी से विवान को देखते हुए, आप जग रहे थे? विवान बोला, नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं बस सुन रहा था कि आप कैसे अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करती है।
नव्या झेप गई और इधर उधर देखने लगी और कहा, ऐसा नहीं, वो तो आप ऐसे लग रहे थे तो मुंह से निकल गया, और अब जल्दी उठ जाओ। नव्या उठने लगी तो विवान उठा और नव्या के गाल पर किस करके भाग गया और कहा, गुड इवनिंग, ऐसे करते हैं। नव्या हैरानी से देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में सब आंगन में आ गए। विवान ने सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। श्रवण और अंकुश को देखकर नेहा और अनवी अब भी हंस रहे थे और वो दोनों बेचारे खुद को छुपाए हुए थे। सब लोग गाड़ी में बैठे और निकल गए घर के लिए, क्योंकि आज हल्दी और मेहंदी भी थी। तो नव्या और विवान ने वो सब देख लिया था। काकी ने कहा, बेटा आपसे एक बात पूछे? विवान ने कहा, अरे आराम से काकी, आप जो चाहे पूछो। काकी बोली, बेटा आप किस घर ले जा रहे हैं और वो सारे फंक्शंस वहाँ करने देंगे, कहीं उन्हें हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो। विवान ने कहा, काकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग जो चाहे कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कहेगा। और अभी एक सरप्राइज भी है आपके लिए। जब विवान ने ऐसा कहा तो सब उसे देखने लगे। तो विवान ने कहा, चलिए, और गाड़ी आगे कर दी। नव्या सोचने लगी, उसे अभी भी कुछ गलत लग रहा था, पर सबको खुश देखकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वो भी ठीक हो गई। सब घर आ गए। अनवी जहाँ श्रवण को तंग कर रही थी, वहीं अंकुश नेहा संग बैठे शीतल से बात कर रहा था। सब घर आए तो अनवी घर देखकर हैरानी से, जीजू ये किसका है? इतना बड़ा, इतना सुंदर। अंकुश और श्रवण भी इस बारे में नहीं जानते थे, तो वो भी हैरान थे। श्रवण ने विवान से कहा, ये किसका है भाई? तूने कौन सा डाका डाला है? तूने कोई डाका डाला है क्या? श्रवण की बात सुन अंकुश ने कहा, तू सोच कैसे लेता है इतना फालतू। श्रवण हंसते हुए, वो इतने दिन से किसी के साथ रह रहा हूं ना, तो असर हो रहा है। श्रवण ने कहा तो सब जोर से हंस पड़े। नेहा बोली, इतनी फालतू तो बस अंकुश। वो आगे कहती कि अंकुश ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई और कहा, चलो ना बताओ भाई, ये किसका घर है? अंकुश मनी मन, देख लूंगा डैडी, देख लूंगा। विवान ने कहा, सब यहाँ ही पूछना है क्या? भूल गए हल्दी भी है और मेहंदी भी? तो चलो अंदर, सब आते होंगे और इन सब सवालों के जवाब बाद में। आप लोगों को तैयार होना है अभी। काकी, पर बेटा जल्दी तो सुबह की जाती है, रात में नहीं। विवान, काकी जी, जब शादी रात में हो तो हल्दी क्यों नहीं? और फिक्र मत करिए, हल्दी के लिए सब आ गया है और पंडित भी, सब हो गया है। सब अंदर चले गए। हॉल से होते हुए ऊपर सीढ़ियों से होते हुए लेफ्ट साइड में नेहा और अनवी का कमरा था और उसके अगले ही तरफ बॉयज़ का नव्या और विवान का कमरा दूसरी तरफ था। काकी को दिक्कत ना हो तो उन्हें नीचे का कमरा दिया गया था। घर बहुत ही प्यारा था। सब काम में लग गए तो ज़्यादा देर नहीं करना सही नहीं था। पहले हल्दी रखी गई ताकि बाद में तैयार होकर सब मेहंदी कर सके। अंकुश और श्रवण को धोती कुर्ता का ट्रेंड था। बाहर मंडप लगा दिया गया था। रात में ठंड ना हो इस बात का भी ध्यान रखा गया था। सबसे पहले लड़के वाले आए। सब लड़के वालों को देख लड़कियां तो देखती रह गई और विवान तो कत्ल ही कर रहा था। हर कोई की निगाहें थी तो बस विवान पर। वहीं श्रवण और अंकुश देखकर बोले, देख रहे हो, फंक्शन हमारा है और लाइमलाइट कोई और लूट रहा है। जल रहे हो क्या? करूं मैं? अंकुश और विवान, अब यहाँ श्रवण को मंडप में बिठाया गया। रात की वजह से ये और प्यारा लग रहा था। वहीं कुछ ही देर में लड़कियां भी आ गई। अंकुश और श्रवण ने जब नेहा और अनवी को देखा तो बस देखते रह गए। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। नेहा की जब नज़र अंकुश पर गई तो वो उसे देखने लगी। अंकुश तो खो ही गया कि उसे याद आया। वो तो नाराज था तो मुंह बनाकर बैठ गया। वहीं नेहा उसकी इस हरकत पर हंसती। वहीं अनवी तो बिल्कुल ही अलग थी। श्रवण जब उसे देख रहा था तो अनवी ने उसे देखा और आंख मार दी। श्रवण तो शर्म से लाल हो गया और कहा, ये लड़की भी ना? और सब उसे देख हंस दिए। जैसे ही विवान की नज़र नव्या पर गई तो वो तो समझो गया ही। जहाँ लड़कियां विवान पर मर रही थी वहीं नव्या को देख विवान के होश उड़ गए थे। लड़के भी नव्या को देख रहे थे। नव्या भी नेहा और अनवी को लेकर आई और श्रवण और नेहा के पास बैठा दिया। नेहा ने अंकुश को देखा तो अंकुश उससे नाराज होकर बैठा था। नेहा ने मनी मन सोचा और मुस्कुरा दी। वहीं अनवी तो मस्त मौला उसे देख
देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसकी हल्दी है। वो नव्या से बोली, दी मैं हल्दी लगा लूं, बड़ा मजा आएगा। श्रवण बोला, मैं लगा दूं। श्रवण ने कहा तो अनवी ने कहा, लगा लो, और आंख मार दी। तो श्रवण का मुंह तो खुला का खुला रह गया और एक बार फिर सब हंस पड़े। वहीं नव्या ने अनवी के सिर पर मारा और कहा, तू भी ना शैतान कहीं की, तंग बंद कर मेरे प्यारे देवर को। नव्या ने कहा तो विवान ने कहा, तो आपका देवर भी तो मेरी प्यारी बहना को तंग ना करे, वो तो और भी शैतान है। नव्या ने कहा, अच्छा जी, कौन कह रहा है ऐसा? आप तो इससे बड़े वाले हैं, तो अनवी पर असर तो आएगा ना। सब नव्या और विवान की ये नोक-झोंक देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी ने कहा तो सब ने मुहूर्त के समय पर आ गए। सबसे पहले अंकुश और श्रवण ने हल्दी लगानी थी, तो उनको हल्दी विवान ने और नव्या और बाकी सब ने लगाई। नव्या बोली, भाई मेरी भाभी का ध्यान रखना। अंकुश ने कहा, अच्छा, और भाई का क्या? नव्या बोली, वो तो नेहा रख ही लेगी। सबने हल्दी लगाई। फिर नेहा और अनवी को विवान ने लड़के वालों की तरफ से लगाई। सबने खूब मस्ती की। नव्या किसी काम से जा रही थी कि किसी ने उसे पकड़ा और अपनी ओर खींचा। नव्या इस एकदम से ऐसे करे जाने से डर गई। वो कुछ बोलती कि किसी ने उसके गाल पर हल्दी लगाई और कहा, हैप्पी हल्दी। नव्या उस छुअन को पहचान गई और कहा, विवान। तो विवान ने कहा, सब लगा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी लगा लूं अपनी गर्लफ्रेंड को, और दूसरे गाल पर लगा दिया। तो नव्या की आंखें बंद हो गई। उसने नव्या के पास जाकर कहा, हमें नहीं लगाओगी, और नव्या की तरफ अपना गाल कर दिया। तो नव्या ने देखा और मुस्कुराकर विवान के गाल पर लगाकर भाग गई। विवान हंस दिया। कुछ देर में सब फ्रेश होकर मेहंदी के लिए आ गए। लड़कियां एक तरफ और लड़की एक तरफ की। अनवी बोली, दी क्यों ना कुछ न्यू हो जाए इस मेहंदी में। हर बार लड़कियों को नाम लिखवाना होता है और लड़के ढूंढते हैं, तो क्यों ना इस बार लड़के भी लड़कियों का नाम लिखवाएं। पर जो वो बोलते हैं प्यार से, सबने मान लिया। नेहा को पता था अंकुश क्या लिखवाएगा। वहीं अनवी को टेंशन थी, ना जाने श्रवण क्या बोलना चाहता है, क्योंकि श्रवण तो हमेशा से उसे अनवी बोलता है। सब मेहंदी लगवा रहे थे पर नव्या चुपचाप बैठी थी। अंकुश ने देखा तो कहा, क्या हुआ नव्या, तुम क्यों नहीं मेहंदी लगवा रही? नव्या ने कहा, बस भाई अभी कुछ काम है, लगवाती हूँ, और वो उठकर अंदर की ओर चली गई। अंकुश को कुछ लगा तो वो जाने लगा, पर फिर उसने विवान से कहा, विवान नव्या को देख, वो परेशान सी लग रही है। विवान ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर की ओर चला गया। नव्या अंदर कमरे में आ गई थी। विवान आया और उसने नव्या को देखा तो वो कुछ बोलता कि नव्या तुरंत उसके गले लग गई। विवान को हैरानी हुई। उसने महसूस किया नव्या रो रही है, तो उसने नव्या से कहा, क्या बात है नव्या, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ बताओ मुझे। नव्या, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी, नहीं हो रही हिम्मत फिर से, वो बोली। तो विवान ने कहा, बस इतनी सी बात पर तुम रो रही हो, मन नहीं है तो मत लगवाओ। नव्या हैरानी से विवान को देखने लगी। विवान ने नव्या के आंसू पोंछे और कहा, क्या हुआ बताओ। नहीं लगानी तो कोई बात नहीं, पर आंसू क्यों? पता है ना मुझे आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, फिर क्यों? नव्या ने कहा, वो मेहंदी देखकर फिर से नहीं होती हिम्मत, सब कुछ लगता है एक जैसा। सब मेहंदी लगवा रहे हैं और आपकी दर्दनाक सपना हो होने के बाद भी मैं मेहंदी नहीं लगवा पा रही, फिर मैं आपसे प्यार कैसे? वो बोलती है। तो विवान उसे हैरानी से देखता है और कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं? मेहंदी से प्यार का क्या मतलब है नव्या? आप मेरे से प्यार करती हैं या नहीं? आप मेहंदी पर कैसे छोड़ सकती हैं? भला नव्या, मेहंदी का रंग आपके हाथों में हो या ना हो, मेरे दिल मेरी हर पल में आपका रंग है, और वो इतना गहरा है कि कोई भी मेहंदी उसके सामने फीकी है। और रही आपकी मेहंदी ना लगवाने की, तो एक काम करते हैं, मैं लगवा लेता हूँ आपकी जगह। अगर मेरे हाथ पर आपके नाम की मेहंदी का रंग चढ़ गया तो आप मुझे इनाम देंगी। बोले, मंजूर है? कहा तो नव्या बोली, कैसा इनाम? और आप लगवाएंगे मेहंदी? कैसी बात कर रहे हैं आप? विवान ने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं लगवा सकता? आप ही लगाओगे, ये कोई बात थोड़ी होता है। और फिर आप मेरी अर्धांगिनी हो, और जैसे मेरा सब कुछ आपका है, उसी उसी तरह आपका मेरा। और अगर आप सोच रहे हो कि सब लड़कियां लगवा रही हैं और आप नहीं, तो मैं लगवा लेता हूँ। आप मेरे हाथ पर अपना नाम ढूंढना और देखना आप ढूंढ पाती हो या नहीं। उसने कहा तो नव्या मुस्कुरा दी। तो विवान ने कहा, बस ऐसे ही रहा करो आप, ये आंसू ना मत बहाया करो आप। नव्या बोली, विवान मुझे कुछ, वो आगे बोलती कि तभी काकी ने नव्या और विवान को बुलाने को भेज दिया। तो दोनों नीचे आ गए। अंकुश ने विवान को देखा तो उसने कहा, सब सही है,
सब सही है का इशारा दिया तो अंकुश भी हल्का सा मुस्कुरा दिया कि नेहा और अनवी ने मेहंदी लगवा ली थी, अब श्रवण और अंकुश को लगानी थी। दोनों बूम बना रहे थे कि अनवी बोली, आप दोनों इतना शाड़ू फेस बना रहे हो, ऐसा लग रहा है मेहंदी नहीं कोई और करवा रहे हैं। हम्म। नेहा बोली, और क्या लगता है ये ना हमसे प्यार नहीं करती अनवी, मुझे तो लगता है कि हम दोनों को ही ना सोचना चाहिए, नेहा और अनवी ने कहा। तो श्रवण और अंकुश ने कहा, ओह ऐसा, ठीक है, हम आपसे प्यार करते हैं ये मेहंदी लगवाने से आप मान लेंगी, पर फिर हम जो कहें वो भी करना होगा, आखिर हमें भी तो इनाम मिलना चाहिए ना। नेहा और अनवी ने बोला, पहले लगवा तो लो आप सही से, फिर होगा। और हंस दी। वो आपस में बात कर ही रही थी कि नेहा की नज़र सामने गई और वो बोली, देखो आप लोग तो सोच ही रहे हो, और वहाँ देखो। सबने देखा तो अंकुश श्रवण हैरान रह गए। सामने विवान मेहंदी लगवा रहा था, वो भी बड़े मज़े से। उसे देख अंकुश ने कहा, ये विवान है ये, और इन सब में कब हुआ। नेहा ने कहा, देखा भाई कितना प्यार करते हैं नव्या से, जो उसके लिए लगवा भी रहे हैं, वो भी उसके बिना कहे, और तुम्हारी शादी है तब भी तुम नहीं लगवा रहे। अनवी भी श्रवण को घूरते हुए देखा तो बेचारा जल्दी से गया और हाथ आगे कर दिया और कहा, लगा दो दी वरना फट जाएगा। अंकुश ने बोला, क्या बोल रहा है, क्या फट जाएगा। उसने मुंह बनाकर कहा तो श्रवण ने कहा, आप अपनी वाली देख लो समझ जाओगे, और चुप हो गया। अंकुश ने देखा तो वो बस चुपचाप हाथ आगे कर गया। श्रवण हंस दिया। ऐसे ही मेहंदी की रस्म पूरी हुई और संगीत भी करवा दिया गया। उसमें भी सबने खूब मस्ती की। नव्या भी विवान और बाकी सबके साथ खुश थी। विवान भी नव्या को ऐसे देख खुश था। वो मन ही मन बोला, आज आपको खुश देख मैं भी खुश हूँ। नव्या, जानता हूँ आपके संग जो हुआ वो आपके दर्द का कारण है, पर नव्या अब मेरे होते हुए आप बस हंसेंगी, और मेरा प्यार है आपको हर दर्द से उबारने के लिए। कि नव्या की नज़र विवान पर गई। उसने इशारों में कहा, क्या हुआ। विवान ने नाम में गर्दन हिला दी और मुस्कुरा उठा। नव्या भी मुस्कुरा दी। कुछ देर में सब हो गया। काकी ने कहा, देर हो गई, कल शादी है, तो अब सो जाओ। सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तो नेहा को अंकुश ने पकड़ लिया और श्रवण ने अनवी को, और कहा, आप कहाँ चली। अनवी ने कहा, कहाँ मतलब सोने, और कहाँ आप भी ना। श्रवण ने कहा, वो तो ठीक है, पर हमें भी तो इनाम दीजिए, आपके लिए मेहंदी लगवा ली मैंने। नेहा, तो आप भी ना अंकुश, वो तो लगनी थी, दूल्हे को लगती है। अंकुश ने कहा, पर जो भी हो इनाम तो देना होगा। श्रवण, अंकुश ने कहा तो नेहा ने कहा, क्या दें बोलो। अंकुश और श्रवण नेहा और अनवी के पास आए तो दोनों डरते हुए, क्या 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 कर रहे हो आप। दोनों भाई और नव्या वो आगे बोलते कि श्रवण और अंकुश ने उसके पास आकर कहा। उनकी धड़कनें बढ़ गई थी तो उन्हें कहा, ये तो आपको बाद में बताएंगे। गाल पर किस करके भाग गए। वहीं नव्या विवान हंस दिए तो अनवी और नेहा शर्मा गई। सब थक कर अपने कमरे में आ गए, पर इन सब में किसी की नज़र हर समय थी नव्या पर, जैसे वो एक पल को भी अपनी आंखें दूर नहीं कर रहा था। उसने दूर से किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ क्या आज ही कर दें। सही है, ये शादी तो इन्हें यादगार रहनी ही चाहिए। और फ़ोन काट दिया। नव्या कमरे में आई तो विवान कपड़े चेंज कर चुका था और लेट गया था। नव्या को हैरानी हुई। फिर उसे लगा कि विवान थकने की वजह से लेट गया होगा। उसने भी कपड़े लिए और चेंज करने चली गई। कुछ देर में वो सूट पहनकर आई, लेट गई। वो चुपचाप एक तरफ लेट गई। भले ही विवान ने उसे सही किया था, पर उसके मन में अभी भी वो सब चल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसे किसी का एहसास हुआ। तो विवान ने उसे पीछे से पकड़कर सीने से लगाकर कहा, नव्या इतना मत सोचो आप, बस इतना ही ज़रूरी है। और आप क्यों इतना सोच रही हैं। नव्या ने कहा, नहीं वो मैं बस आप वो आगे बोलती कि विवान ने कहा, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आपसे कुछ बोलना है। नव्या ने कहा, क्या। विवान ने मासूमियत से कहा, मुझे ना भूख लगी है बहुत ज़ोर से। उसने कहा तो नव्या उठकर तुरंत बोली, आपने फिर खाना नहीं खाया। विवान, आपको तो जब पता था फिर भी क्यों नहीं खाया। मैं थोड़ी बिजी थी तो आप खा लेते। उसने डांट लगाते हुए कहा। तो विवान ने कहा, आपने भी नहीं खाया है और आप
को पता था कि खाना कितना ज़रूरी है, पर आप तो इतना परेशान थी कि खाना ही नहीं खाई, इसलिए मैं भी नहीं खाया, उसने कहा। तो नव्या ने घूरा और फिर उठी और कहा, मैं आपके लिए बना कर लाई। वो जाने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ऐसे कहाँ जा रही हैं आप, साथ में चलते हैं। और नव्या को गोदी में उठा लिया। तो नव्या बोली, विवान ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा तो। विवान ने कहा, कोई नहीं देखेगा, और देखा भी तो क्या हो गया, कह देंगे कि आपको आज मेरे साथ रहना था तो मैं ऐसे लिए आया, उसने कहा। तो नव्या ने हैरानी से कहा, ऐसा कब कहा। विवान बोले, आप नहीं, मुझे कहना है। और नव्या को नीचे लाया। उसने नव्या को स्लैब पर बैठाया और कहा, तो बताओ क्या खाओगे आप। नव्या ने कहा, आप बनाओगे, नव्या ने कहा। तो विवान ने एप्रन पहना और कहा, बस आप बताओ, आज आपके सामने हम हैं। नव्या हंसते हुए, रहने दो विवान जी, मैं बना लूँगी, भूख लगी है, ख़त्म नहीं हुई है। विवान ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा आपको लगता है कि मैं नहीं बना सकता। नव्या ने कहा, लगता नहीं, पता है, और हंस दी। तो विवान उसके बिल्कुल करीब आ गया। नव्या की धड़कनें बढ़ गई। विवान का पास होना उसे एक अलग ही एहसास देता था। विवान ने कहा, देख लेना, आप उंगलियों को चाट न जाओ तो कहना। और नव्या को आंख मार दी। नव्या तो खो ही गई विवान में। तो विवान ने कहा, इतना आप देखोगी तो मैं शर्मा ही जाऊंगा नव्या। नव्या झेप गई और इधर उधर देखने लगी और विवान मुस्कुरा दिया। करीब आधा घंटे में विवान ने पास्ता बना दिया। वो बात करता रहा नव्या से, नव्या भी उसकी बात सुनती रही। विवान ने कहा, लो बन गया, अब बताओ। वो जैसे ही पलटा उसने देखा नव्या सो गई। एक सुकून था उसके चेहरे पर। विवान नव्या को देख मुस्कुरा दिया। वो बोला, ये तो सो गई और भूख लगी थी इन्हें, पर इन्हें उठाने का मन नहीं है, कितने प्यार से सो रही हैं, उसने कहा। और पास्ता को ढक कर अप्रेन उतारा, सब साफ किया और नव्या को गोदी में उठा लिया। नव्या विवान से के सीने से चिपक गई और बोली, आप बहुत अच्छे हो विवान, बहुत बहुत। वो बोली तो विवान उसे ऊपर कमरे में लाया और उसे लिटाते हुए कहा, क्योंकि आप प्यारी हो नव्या, और उसके माथे को चूम लिया। तो नव्या ने सोते हुए ही मुंह बना लिया। तो विवान मुस्कुरा कर कहा, मेरी पगली पगली है ये, और नव्या के पास ही सो गया। अगली सुबह नव्या की आंख खुली तो उसने देखा वो कमरे में है। उसे याद आया कि वो और विवान तो किचन में थे, वो यहाँ कैसे। और विवान को भूख लगी थी, फिर वो इन सब में थी कि उसने देखा कि विवान सो रहा है। नव्या उसे देखती रही, फिर उसकी नज़र विवान के हाथ पर गई तो वो चौंक गई। उसके चेहरे पर शर्म की एक लाली आ गई। वो झुकी और विवान के गाल पर हल्के से किस करके धीरे से बोली, ये आपके लिए मेरी विवान जी, और तैयार होने चली गई। आज शादी थी, सब तैयारी में लगे थे। श्रवण और अंकुश, नेहा, अनवी की मेहंदी थी, बहुत प्यारी और गहरी रंग की थी। नव्या भी तैयार होकर आ गई थी। उसने जब नेहा और अनवी की मेहंदी देखी तो कहा, बहुत प्यारी है, अंकुश भाई और श्रवण तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो अनवी और नेहा मुस्कुरा दी। सारी तैयारी में आज दिन निकल गया। नव्या विवान को वक्त ही नहीं मिला कि वो बात भी कर पाए। शाम हो गई, लड़के भी तैयार हो गए थे, सब आने शुरू हो गए। मंडप सज चुका था, मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। विवान भी मेहमानों को ग्रीट कर रहा था। सब बेहद ही हैरान और अचंभित थे। द्वारिका में ऐसी शादी देखकर, इतने ग्रैंड स्लैम पर जो भी थी, ये शादी विवान के कानों में ब्लूटूथ लगा रखा था और वो मेहमानों को ग्रीट करते हुए ही धीरे से कह रहा था, बिल्कुल वो शांत नहीं बैठेगा, इस शादी की खबर उस तक होगी, वो ज़रूर कुछ न कुछ करेगा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। उसने किसी को यहाँ नज़र रखने के लिए रखा है और हो ना हो वो नव्या को ज़रूर हार्म करना चाहता है, इसलिए ध्यान रहे, हमें उसे पकड़ना है। शादी को वो जो बनाना चाहता है वो मैं होने नहीं दूंगा। सामने से आवाज़ आई, हम कुछ होने देंगे, इस बार उसका खेल ख़त्म होगा ही, चलो रखता हूँ। और फ़ोन कट जाता है। विवान भी नॉर्मल होकर सबको देखने लगता है। कुछ ही देर में शादी भी होने वाली होती है। विवान लड़कों के कमरे में जाता है तो हैरान रह जाता है और गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो तुम दोनों। ये दोनों विवान को देखते हैं, फिर एक दूसरे को। तो विवान आगे आता है और दोनों को घूरते हुए कहता है, शादी है ना तुम दोनों की, लग नहीं रहे मुझे ऐसा बिल्कुल भी। क्या है ये, क्या उल्टा सीधे कपड़े पहने हुए हैं। और अंकुश, तू भाई शादी करनी है, एनकाउंटर नहीं। श्रवण बोला, क्या करूं विवान, कब से कह रहा हूं तैयार होने दे, पर देख ना, ये तो लग गया है, 10 बार पूछ चुका है, ठीक लग रहा हूं ना, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या कैसे पहनूं। श्रवण ने मुंह लटका कर कहा। विवान ने कहा, इतना टाइम लगाओगे तो सोच लो, तुम्हारी दुल्हनिया तो गई, अब 5 मिनट में तैयार हो, फिर चलना है। अंकुश
ऐसे कैसे गई? हम हैं ना, हम हैं तो मेरी नेहा मेरे अलावा किसी का सोचती भी नहीं। श्रवण, मेरी अनवी भी। विवान बोला, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम दोनों तैयार नहीं हुए ना तो तुम दोनों को यहीं बंद करके भगा दूंगा, दोनों को। भाई हूँ और जीजा भी, विवान ने कहा। तो अंकुश और श्रवण ऐसे तैयार हुए जैसे जब बस आने पर बच्चा, और उन दोनों को ऐसे देख विवान हंस पड़ा और दोनों बोले, हमारा जीजा जी और साले जी, अब चलें? विवान, चलो। और वो तीनों साथ चल दिए। श्रवण आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था, उसके साथ आ रहा था हमारे डीएसपी सर, जो कम नहीं लग रहे थे आज, पर उनको देख कुछ लोग अचरज में थे, क्योंकि वो दूल्हे तो थे पर बहुत हैंडसम के साथ साथ उनका लुक एकदम अलग था। सिंपल एंड डिसेंट लुक। लड़कियां तो जैसे मर ही जाती, वो बात अलग है अगर नेहा ने देख लिया होता उन लड़कियों को तो ताड़ते हुए अपनी डीएसपी जी को, ना तो जाने क्या मुकदमा चलाता हमारे सर का। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं सबके दिल में सीधे वार करने वाले अपने हैंडसम हंग एंड लड़कियों के क्रश कि दूल्हा भी इनसे जेलस फील कर जाए। अरे अरे, समझ ही गए होंगे विवान, लड़कियां तो जैसे आज शादी कर लेती। इनके श्रंग अपने इस मुंडे ये हाल था, पर क्या करें, अपना मुंडा तो भाई अपनी पगली का है, तो वो तो बस लुक से आज मार रहा था। अंकुश और श्रवण को मंडप में बैठाया गया, दोनों की नजर ढूंढ रही थी। तो विवान ने कहा, आ जाएंगी आ जाएंगी। तो अंकुश और श्रवण शर्मा गए। पंडित जी ने दुल्हन से आने से पहले ही विधियां शुरू की। नव्या ने नेहा और अनवी को देखा और प्यार से काला टीका लगाकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, नजर न लगे तुम दोनों को। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरी दोस्त अब मेरी भाभी होंगी और मेरी प्यारी सी बहन भी अपने सैया जी के साथ होने जा रही है, जो इन्हें इतना प्यार करते हैं। मेरे देवर जी अब मेरी बहन, मेरी देवरानी होगी। अनवी ने मुंह बनाया और कहा, मैं तो आपकी बहन ही हुई, बड़ा बाला देवरानी जिठानी ऐसा नहीं, मैं तो आपकी छोटी अनवी ही हूँ। उसने कहा तो नव्या और नेहा उसे देखकर मुस्कुरा दी। नेहा ने नव्या को गले लगाया और कहा, आज जो ये पल है, जो ये हकीकत बनाने जा रही है ना नव्या, बनने जा रही है ना नव्या, अगर ये सब है तो सिर्फ तेरी और तेरी वजह से। तू ना होती तो ये नेहा नहीं होती, ना उसे परिवार मिलता, ना प्यार। भाई ने तेरे जाने के बाद मुझे संभाला, शीतल को संभाला, और तू और भाई की वजह से मैं और अंकुश आज साथ हैं, एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक नई जिंदगी बनाने जा रहे हैं। सिर्फ तेरी वजह से वो नम हो गई। नव्या ने भी उसे गले लगा लिया और कहा, ये तेरा ही था, मैंने और विवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, और एक भाई का फर्ज था अपनी बहन की खुशियाँ, जो कहीं ना कहीं हम दोनों की वजह से चली गई थी, उन्हें वापस लाना। तो वही किया, और चल अब तेरा मेकअप भी खराब हो गया तो तू सच में भाई को डरावनी लगने लगेगी, और वो कहीं दूसरी उनके पीछे पड़ ना जाए। तो अनवी बोली, मतलब श्रवण फिर से लड़की? नहीं नहीं जी, मैं वो नहीं। वो ये बोली तो तीनों हंस पड़े और नव्या दोनों को नीचे लाई, और कोई था जो ये सब देख रहा था। अब दुल्हने आई अनवी। श्रवण ने जब अनवी को देखा तो बस जैसे देखता ही रह गया। इतनी सुंदर प्यारी अनवी लग रही थी कि श्रवण तो बस खो ही गया उसकी। अनवी आज उसे बेहद ही प्यारी लग रही थी। नेहा को देख आज हमारे अंकुश जी का दिल चोरी हो गया था। वो तो अपनी नेहा को देख इतने खो गए कि पंडित जी बोल रहे थे यहीं भूल गए। उन्हें ऐसा करते देख सब हंस पड़े, तो नेहा को भी शर्म आई और हंसी आ गई। और जब नेहा और अनवी को मंडप में बिठाकर नव्या आई तो विमान तो बस पूछो मत, मतलब मुंडा तो कुड़नी का ही हो गया। नव्या भी विवान को देख उसमें खो सी गई कि तभी उसकी नजर लड़कियों पर गई जो विवान को देख रही थी। नव्या को गुस्सा आ गया। वो विवान के पास आई और खड़ी होकर बोली, आप कपड़े बदलो। विवान हैरानी से नव्या को देखते हुए बोला, क्यों क्यों बदलूं मैं कपड़े? अच्छा तो है। नव्या ने कहा, नहीं है, कुछ और पहन कर आओ। आप विवान, नहीं मैं नहीं जा रहा, इतना तो अच्छा है। अब नव्या तुनक कर बोली, इतने हैंडसम मत लगा करो, आप समझे? हूँ। और चली गई। विवान को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसने कहा, इन्हें क्या हुआ? तभी उसने देखा सारी लड़कियां उसे देख रही हैं, तो वो हल्का मुस्कुरा दिया और कहा, ओह ये बात है, अब तो नव्या को चिढ़ाऊंगा। और वो नव्या के पीछे चला गया। नव्या भी बड़बड़ाते हुए सारे काम कर रही थी। इतना क्या हैंडसम दिखना है इन्हें, कैसे घूर रही थी वो सब अब। और कह रहे
और कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है विवान, देख लेना आपको अच्छा बताएंगे हम, ये शादी हो जाने दीजिए। और आकर एक काउंटर पर बैठ गए। विवान ने जब नव्या को देखा तो उसने मुंह फेर लिया। विवान ने कहा अच्छा ऐसा है। अब वो एक लड़की के पास गया और उसे कहा हाय मेरा नाम विवान है और आपका मिस ब्यूटीफुल। वो लड़की तो विवान को खुद से बात करते देख खुशी से पागल हो गई और कहा मेरा नाम शैली है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई विवान। शैली, विवाने का शैली कितना प्यारा नाम है सच में, आपका नाम भी आपकी तरह ही ब्यूटीफुल है। शैली शर्मा गई। वहीं नव्या ने विवान को लड़की से बात करते देखा तो वो और गुस्से में आ गई। उसने गिलास उठाया और पी गई। वेटर ने रोकना चाहा तो नव्या ने कहा चुप रहो आप और पीने दो मुझे। और वो दूसरा भी पी गई, फिर तीसरा और ना जाने कितने। विवान की नज़र जब नव्या पर गई तो वो वहाँ नहीं थी। विवान ने कहा कहाँ गई नव्या। वो शैली से बोला मुझे जरा काम है, मैं आया और वहां से चला गया। इधर शादी की रस्में हो रही थी। काकी ने ही अंकुश और नेहा और अनवी श्रवण का कन्यादान किया था। शादी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर नव्या छत पर आ गई थी। वो खुद से बोली विवान कैसे फ्लर्ट कर रहे थे। मैं उन्हें, वो बोल रही थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। नव्या ने देखा तो उसे उसका छूना गंदा लगा। वो बोली दूर रहो मेरे से, तुम गंदे हो, मुझे गंदा लग रहा है, दूर हो। पर उसने उसे पकड़ रखा था और गंदी हंसी से कहा जब इतने पास है तो दूर कैसे कर दूं जान, आज तुम मेरी होगी और कोई नहीं कुछ कर पाएगा। सब बहुत बिजी है ना शादी में, तो आज शादी है पर सुहागरात हमारी होगी। वो बोला तो नव्या उसे दूर होने लगी पर नशा की वजह से वो हो कर नहीं पा रही थी। वो बोली दूर हो गंदे, मार दूंगी मैं तुम्हें। मानस ने मानस ने नहीं सुना और नव्या को धक्का दिया जिससे वो जमीन पर गिर गई। और मानस ने कहा कहाँ जाओगी अब, और उसके ऊपर आ गया। नव्या दूर हो रही थी पर मानस से छूट नहीं पा रही थी। मानस ने उसका दुपट्टा जैसे ही खींचने को हुआ एक बहुत जोर का बार उस पर हुआ जिससे वो बिलबिला उठा। उसने देखा तो सामने विवान था। उसकी आंखों में गुस्सा उतर चुका था पर मानस बेहोश हो चुका था। दीवार दीवार की नज़र अब विवान की नज़र अब नव्या पर गई तो वो तुरंत उसके पास आया और उसे दुपट्टा उड़ाते हुए सीने से लगा लिया और कहा नव्या आप ठीक तो है ना। नव्या ने विवान को देखा और फिर जोर से बोली बग पागड़ बिल्ली, अभी अभी कोई गंदा छू रहा था मुझे, देखो। उसने धक्का भी दिया। वो बोली तो विवान ने नम आंखें से कहा अब मैं हूं ना, कोई गंदा नहीं है, देखो। तो नव्या ने रोने सी शक्ल बनाई और कहा पर मुझे दर्द हो रहा है। विवान ने कहा कहाँ बताओ मुझे। नव्या ने गर्दन उसकी तरफ की और कहा देखो कितनी जोर से नाखून लगा उस गंदे का। विवान ने देखा जो नव्या की गर्दन पर मानस ने नाखून मार दिए थे। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, फिर एक इशारे में किसी को कहा कुछ तो वो मानस को लेके चला गया। विवान ने प्यार से नव्या को कहा अच्छा चलो नीचे चलें, आपको दर्द है, आपका दर्द मैं गायब करता हूँ। दर्द, नव्या ने कहा करोगे ना आप सच्ची में। विवान ने कहा मुच्ची। उसने नव्या का हाथ पकड़कर उसे उठाया तो नव्या ने कहा पर मैं आपसे कट्टी हूँ, आप मेरे से बात नहीं करो। विवान ने कहा अच्छा कट्टी हो, मैं बात कर लूंगा। और नव्या को नीचे लाया। शादी चल रही थी। विवान ऐसे में तमाशा नहीं करना चाहता था तो उसने नव्या को गाड़ी में बिठाया और कहा आप कहीं मत जाना, मैं आया। नव्या ने कहा अरे गाड़ी रुक कर जाएगी जो मैं चली जाऊंगी, और हंस दी। तो विवान ने फ़ोन लिया और कहा मैं नव्या को लेकर जा रहा हूँ, काकी को कह देना नव्या की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो मेरे साथ है और उसे मैं बाद में देखता हूँ। श्रवण और अंकुश को बाद में सब बता देना और अनवी नेहा को भी, बाकी मैं मिलकर बताता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया और पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। नव्या गायब थी। विवान ने कहा ये कहाँ गई अब वो। आगे बढ़ा तो नव्या चल रही थी और कह रही थी विवान विवान बाहर आओ। आप वो जोर जोर से नाम ले रही थी तो विवान ने सुना और कहा इतना नाम तो ये मेरा कभी ना ले, आज तो गया। वो आया और नव्या को पकड़ कर बोला मैं आ गया नव्या, चलें घर, फिर बात करेंगे। नव्या ने उसे देखा और फिर खुद को अलग करके कहा मैं नहीं जा रही और ज़मीन पर बैठ गई। विवान खुद से बोला और तंग इन्हें लग गई तेरी वो। फिर नव्या को देखा तो नव्या ने उसे भी खींचकर नीचे बैठा दिया और कहा तू भी यहीं बैठ बिल्ली। विवान बोला क्या तू बिल्ली,
आप मुझे तू कह रही हैं? नव्या हंसते हुए। क्योंकि तू मेरी सुनी ही नहीं। और बिल्ले तो आप हो, जब देखो कोई ना कोई आपसे चिपका रहता है। अब चुपचाप तू बैठ, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। विवान बोला, नशे में भी टांगे नहीं छोड़ सकती मेरी ये। अच्छा, आपको बिल्ले से गुस्सा है, खिसियात करनी है, मेरी आपको शिकायत करनी है? नव्या ने बोली, हाँ बहुत सारी। विवा ने कहा, ओके करना, मुझे मारना भी, पर एक शर्त पर। नव्या खुश होकर, बताओ बताओ। विवान ने, ये इतनी खुश हो रही है मुझे सजा देने में, क्या होगा विवान तेरा? वो बोला तो नव्या ने कहा, बोलो गधे, वरना मेरा विवान तुम्हें मारेगा। विवान, लो, आज तो इज्जत गई मेरी फिर। वो बोला, आप पहले मेरे साथ घर चलो। यहाँ मारोगे मुझे, अपने विवान को? नव्या सोचकर बोली, नहीं नहीं, चलो घर चलो। मेरे विवान जी को डांट में लगा सकती हूँ, कोई और नहीं। और उठ गई और कहा, उठो भी पागल, जमीन पर कौन बैठता है? और हंस दी। विवान ने मुंह बनाया और कहा, लो, ये भी कह दिया। इनसे तो मैं नशा क्या, सभी दूर कर दूं। वो उठा और नव्या को बैठाया और गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। पूरे रास्ते नव्या ने विवान को नए नए नाम से नवाजा, पूरी डिक्शनरी ही लिख दी थी और विवान सुन रहा था। दोनों एक जगह आए जो विवान की थी। विवान उतरा और नव्या को उतारने लगा तो नव्या उतर नहीं रही थी। तो विवान ने उसे गोदी में लिया तो नव्या बोली, उतारो सड़ू गंदू। तो विवान ने कहा, चुप, फिंगर रखो मुंह पर, वरना मैं आपको मोटी बोलूंगा। उसने कहा तो नव्या ने तुरंत विवान के मुंह पर उंगली रख दी। तो विवान ने उसकी उंगली उसके होठों पर रख के कहा, अपने, मेरे नहीं, और जब तक हम रूम में ना जाए उंगली हटाना मत। नव्या ने मुंह बनाया पर चुप रही। विवान घर के अंदर आया और नव्या को लेकर कमरे में आया और उसे बिठाते हुए दवाई लेने चला गया। नव्या ने झाँक कर देखा और जैसे ही उंगली हटाने लगी, विवान ने कहा, कि नव्या ने वापस रख ली अपने मुंह पर। विवान दवाई लेकर आया और नव्या की गर्दन के पास लगाने लगा तो नव्या को दर्द हो रहा था। कुछ देर में विवान ने दवाई लगाकर हटा तो नव्या अब भी उंगली रखी थी। तो विवान उसके पास आया और उंगली हटाकर कहा, बोलो आप अब। नव्या को अब गुस्सा आ गया। उसने सारी तकिया विवान को मारने लगी। आप ऐसा ऐसा करा आपने? आप बागर बिल्ले, दो सींग वाले खड़ूस हो आप। वो मार रही थी। तो विवान ने कहा, बताओ क्या किया आपके बागड़ बिल्ले ने? नव्या बोली, क्या किया? आप तो बात मत करो, कपड़े क्यों नहीं बदले आपने? और इतना हैंडसम लग रहे थे और उस लड़की से भी बात कर रहे थे। मुझे बात नहीं करनी, नव्या ने कहा। तो विवान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया और नव्या के सामने होकर बोला, अच्छा तो नहीं लगूंगा हैंडसम अब? नव्या, लगते थोड़े होते हैं पागल, आप तो हैंडसम हो, पर मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई आपको घूर कर देखे, मन करता है उड़ा दूं। विवान, बाप रे, ऐसा? अब तो मैं भी सोच कर रहूंगा। विवान ने ऐसे ही कहा था पर नव्या जोर जोर से रोने लगी। विवान डर गया। वो बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छा, क्यों रो रहे हो बच्चा? अच्छा, मैं यही हूँ, क्या हुआ? लो, कान भी पकड़ लिए। नव्या रोती हुई बोली, मुझे फिर अकेला कर दोगे? आपने कहा जैसे पहले किया था। पता है, आपकी फ़ोटो देखकर रोज़ रोती थी, पर आप आए थे ही नहीं। फिर वो गंदा आ गया, मुझे बहुत तंग करता था वो। फिर अपना हाथ दिखाते हुए, उस दिन भी उस गंदे ने मुझे चोट दी, देखो लाल था। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप हैंडसम भी बन जाना, पर मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बुरा लगा था। आप तो मुझे आप तो मुझे प्यारे हो। फिर क्यों? वो रोते हुए बोल रही थी। आज उसने नशे में ही सही सच कह दिया था। वो रोए जा रही थी। विवान की आंखें भी भर गई। वो नव्या के पास आया पर नव्या गुस्से में उसके सुन ही नहीं रही थी, बस रो रही थी। विवान ने कहा, नव्या, मैं कहीं नहीं जा रहा, सॉरी ना। पर नव्या सुन ही नहीं रही थी। वो बोली, आप चले जाओगे, और रोने लगी। अब विवान ने नव्या का चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा, मैं आपको कभी अकेला नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, कभी नहीं। नव्या उसकी आंखों में देखने लगी और अगले ही पल विवान ने नव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या की आंखें बंद हो गई। विवान ने नव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या की आंखें बंद हो गई। कुछ ही देर में विवान को एहसास हुआ उसने क्या किया है, तो वो तुरंत नव्या से अलग हुआ। उसने नव्या को देखा जो उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी और बड़बड़ा रही थी, आप जाना मत विवान, जाना मत। नव्या की बात सुन विवान हल्का सा मुस्कुरा उठा और नव्या के माथे पर किस करते हुए कहा,
आप आज नशे में थी, पर आपके मन में इतनी तकलीफ थी, वो मैं क्यों नहीं जान पाया। आपने मुझे माफ़ तो करा, पर जो आपने सहा वो क्यों नहीं समझ पाया मैं, क्यों? उसे अब गुस्सा आने लगा। उसने नव्या के गले पर निशान देखे तो मानस ने दिए थे वो उन्हें देखा और कहा, आज उसने अपनी हद ही नहीं, उसने आज उस बेवान को उठाया जिसकी ज़िंदगी पर अगर कोई वार करे तो वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी से खेलने वालों की ज़िंदगी को मिटा देगा। उसने नव्या को देखा जो सो रही थी। विवान ने एक बार फिर उसका माथा चूमा और कहा, कल कैसे आपको फेस करूंगा मैं नहीं जानता, पर आज रात उसका अंत तो होकर रहेगा। और ये कहकर वो वहां से निकल गया। शादी में सब हो गया था। नेहा, अंकुश, अन्वी, श्रवण एक नई बंधनों में बंध गए थे। सबके बाद अंकुश के पास एक फ़ोन आया। उसने देखा और उठाने को हुआ तो काकी ने कहा, आज के दिन तो फ़ोन रहने दो। तो श्रवण ने कहा, काकी पुलिस ऑफिसर है, वो उसका पहला इश्क है तो उसका फ़र्ज ही है ना, नेहा सोच लो। नेहा मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल श्रवण, अंकुश का पहला इश्क भले ही उनकी ड्यूटी हो, पर आखिरी इश्क तो मैं ही हूँ। नेहा की बात सुन अंकुश और बाकी सब मुस्कुरा उठे। अंकुश ने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही सामने वाले की बात सुनी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने बस इतना कहा, आ रहे हैं हम, और फ़ोन रख दिया। सब बात कर रहे थे। अंकुश जब आया तो उसके चेहरे को देख नेहा और बाकी सब परेशान हो गए। नेहा ने कहा, क्या बात है अंकुश, आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या बात है? अंकुश ने नेहा को देखकर कहा, नेहा वो नव्या। नेहा ने जब नव्या का नाम सुना तो उसने कहा, क्या हुआ नव्या को? अंकुश वो ठीक तो है ना? काकी ने बताया था कि विवान भाई ने कहा है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे वो साथ ले गए थे। बताओ क्या हुआ नव्या को? उसने परेशान होते हुए कहा। तो अंकुश ने कहा, नव्या ठीक है और सही है, पर वो मानस ने अब अन्वी बोल पड़ी, क्या किया उसने? बोलो अंकुश भाई, क्या किया उसने? अंकुश ने कहा, मानस ने क्या किया है मैं नहीं जानता, पर मुझे और श्रवण को अभी के अभी जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है। नेहा और अन्वी देखने लगी। श्रवण और अंकुश भी समझ रहे थे कि अन्वी श्रवण के पास आई और कहा, ध्यान से जाना और जो भी हो फ्री होकर हमें बताना, तब तक हम यहीं हैं। अब आप जाइए, तब तक हम दी और जीजू के संग ही साथ चलेंगे हम। अन्वी के पास श्रवण मुस्कुरा दिया और अन्वी को प्यार से बोला, जल्दी आते हैं, और गाल टच करके अंकुश के साथ जाने लगा। अंकुश को नेहा ने आंखों ही आंखों में हाँ कही तो दोनों निकल गए। नेहा बोली, न जाने क्या हुआ है, बस वो सब ठीक हो। काकी बोली, सब ठीक होगा, चलो तुम दोनों अंदर आराम कर लो, और अंदर ले गई दोनों को। विवान सीधे एक जगह पर आया। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसने अंदर आते ही सबको पीछे होने को कहा तो सब तुरंत पीछे हो गए। वो सामने खड़ा हुआ, दो लोगों से बोला, कहा था ना कि दूर रहना, कहा था कि अगर उसके सामने या आसपास भी नजर आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, पर तुम्हें समझ नहीं आता ना। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुमसे भी यही उम्मीद है मेरी। वो दोनों लोग जो उसकी आवाज़ सुन रहे थे, जिन्होंने कहा, कौन हो तुम और क्यों हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो? क्या करा है हमने जो ऐसे हमारी जान के दुश्मन बन गए हो? आखिर क्यों तुम बिना वजह मेरे घर में आए? मेरे बेटे को किस हालत में तुमने, और पूछ रहे हो कि हमने क्या किया? क्या हमदर्दी है उस एनजीओ से तुम्हारी? साफ सुन लो मेरे बेटे को, वो लड़की पसंद है, तुम हमें वो दे दो, हम तुम्हें एनजीओ दे देंगे। नकुल की बात सुन विवान का पारा बढ़ रहा था कि मानस ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें भी वो लड़की, एक काम करते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी पहले से उस लड़की के साथ वो आगे बोलता इससे पहले ही विवान ने बंदूक चला दी, जो सीधे मानस के पैर पर लगी, जिसे वो दर्द से तड़प उठा। नकुल अपने बेटे को ऐसे देख चीख उठे, ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर गोली चलाने की? तुमने नकुल चंवर को बंदी बनाया है। एक बार, बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने दे, फिर देख तेरी वो हालत होगी कि तू सोच भी नहीं सकता। और तेरी उस दो कौड़ी की। इसे आगे नकुल कह नहीं पाया, क्योंकि विवान के इशारे पर ही किसी ने उसके मुंह में बंदूक घुसा दी थी, जिससे मानस की हालत खराब हो गई थी। विवान को वो लोग देख नहीं सकते थे, पर विवान उन दोनों को देख रहा था। इस वक्त वो गुस्से में था। उसने कहा, तेरा ये जो मुंह है ना, बहुत चल रहा है, आज इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। और जिसके बारे में तू बोल रहा है ना, सोच कर बोलना, एक गलत शब्द और तेरी जबान बंद। तू क्या सोच रहा है कि मैं कोई अनजान हूँ? पर सच ये कि मैं अनजान नहीं हूँ, तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, दोनों।
उसे हैरानी से सुन रहे थे। नकुल चंवर द्वारिका का नेता लोगों के सामने जितना ईमानदारी से काम करता है, उतनी ही गंदगी से ये देश भर में लोगों को मारने के लिए ना जाने कितने गलत धंधे करता है। विदेशों में भी सप्लाई करता है, और इन सब में ये अकेले नहीं, बड़े बड़े नेता इसमें मिले थे। कितने सालों से ये काम सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, और किसी ने आज तक ना कोई जान पाया ना कुछ कर पाया। और अगर कोई जान भी गया तो तूने उसे हमेशा के लिए चुप करवा दिया। और बाहर ही क्यों, तूने तो अपने ही घर को भी नहीं छोड़ा। नकुल ये सुनते ही डर गया, वो उसके चेहरे पर डर आ गया। विवाह ने कहा, बहुत प्यार करता है ना तू अपने बेटे से, तेरी जान है वो, जिसकी हर सही गलत बात को, जिद को तूने पूरा किया कि आज वो इतना गिर गया कि एक लड़की की इज्जत तक का भी मान नहीं रहा उसे। लेकिन जब उस बच्चे को पता चले कि जिसे वो इतना प्यार करता है और वो उसे ही मारने की साजिश रच रहा है। मानस हिल गया। नकुल के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मानस ने गुस्से से कहा, क्या बकवास है, तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा। तुम मुझे मेरे ही बाप के बारे में इतना घटिया बोल कैसे सकते हो? कौन हो तुम जो मेरे बाप को जज कर रहे हो? जवाब दो। छुपकर बातें करोगे, हमला करोगे? विवाह ने कहा, सही कहा तुमने कि मुझे बातें नहीं सीधे सबूत देना चाहिए। उसने किसी को इशारा किया तो अगले ही पल के रिकॉर्ड चालू हो गई। ये सब क्या है नकुल साहब? आपकी बेटी की करतूतों की वजह से आप जान रहे हैं कि हमारी पार्टी की छवि पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, और आपका बेटा शांत नहीं बैठ रहा है। नकुल ने कहा, हम समझ रहे हैं, पर आप जानते हैं कि बड़े लोगों की हर बात को ये लोग समझ लेते हैं और आपने अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। और फिर आप सब भी जानते हैं कि मेरा बेटा ने जो किया है वो सब एक झूठ है। वो लड़की बस बदनामी चाहती है मेरे बेटे की, और आप सब ऐसा कैसे कह रहे हैं? पार्टी के अध्यक्ष सोमेंद्र कुमार ने कहा, नकुल साहब, वो लड़की अगर बदनामी ही चाहती तो वो आपके बेटे के कमरे में ना होती, पर वो पूरी रात आपके घर पर ही थी, और आप ही ये बात जानते हैं। खैर, ये फैसला ये अदालत का है कि क्या करना है, पर हम अपनी पार्टी में से ऐसे किसी भी इंसान को नहीं चाहते जो हमारी पार्टी के लिए सही ना हो। नकुल बोला, कहना क्या चाहते हैं आप? सोमेंद्र, जैसा कि आप जानते हैं, इस साल की पार्टी ने आपको चेहरा मुक्त किया है, पर आपके चल रहे पर्सनल रीजन और आपके बेटे की सजा की वजह से लोगों की नज़र हम पर, हमारी पार्टी को लेकर सही नहीं है, और ऐसे अगर आपको ही लाना कहीं गलत ना हो, इसलिए हम सब पार्टी वालों ने ये निर्णय लिया है कि इस साल आपको इस पद से निष्कासित करते हैं और इस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता के रूप में होंगे आप। ये सब सुनने के बाद नकुल को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। एक पल में उसका रुतबा सब मिल गया। उसने उसने बहुत उलझने की कोशिश की, उसने बहुत समझने की कोशिश की, पर उसकी एक न चली। वो तिलमिलाता हुआ घर आ गया और सब फेंकने लगा। नकुल, मेरी मेहनत, मेरा सपना सब एक पल में कैसे मेरे से दूर हो सकते हैं? कैसे? 34 साल से मैंने अपना सब दिया उन्हें, और उन्होंने एक पल में मुझे निकाल फेंका। कैसे? वो गुस्से में था। मुझे कुछ करना ही होगा, इतनी आसानी से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर वो कमरे से बाहर आया और किसी को फ़ोन मिलाकर बात करते हुए कहा, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। कल 10 बजे तुम हॉस्पिटल जाना और उसे ख़त्म कर देना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और फ़ोन कट जाता है। नकुल बोला, माफ़ करना बेटा, हम तुझसे बेहद प्यार करता हूँ, पर आज तेरी वजह से मेरा सपना ख़त्म हो रहा है, तो तुझे जाना होगा। मुझे माफ़ करना। और कमरे में एक बार फिर अंधेरा फैल जाता है। मानस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बाप उसे ही मारना चाहता है। वो बस बुत बन गया था। नकुल ने जब अपने बेटे को ऐसे देखा तो वो धीरे से बोला, मानस। पर जैसे ही मानस ने अपना नाम सुना, वो चीखा, नाम मत लेना मेरा। नकुल चंवर, तू मेरा बाप नहीं है। अपने पैसे के लिए तूने मुझे ही मारना चाहा। मुझे तुझे अपना सब समझता था मैं। नहीं था मैं अच्छा, वो बहुत बुरा हूँ, बहुत। पर तुझे सब कुछ मानता था, और तू आज मुझे लग रहा कि मैं मर क्यों नहीं गया। सही बोलते हैं कि कर्मों की सज़ा यहाँ ही होती है। मैंने शुरा से उसका सब कुछ छीना चाहा, उसकी इज्जत तक, पर आज मेरा ही सब मेरे से दूर है। नकुल बोला, नहीं बेटा, ये सब वो आगे बोलता कि मानस ने ज़ोर से कहा, बेटा, बेटा, कहाँ तेरा बेटा?
तेरा बेटा मर चुका है। नकुल चमड़, मैं नहीं जानता मुझे क्या सजा होगी, पर मैं तुझे एक सजा नहीं, तेरा एक अरमान पूरा जरूर करूंगा। उसने बंदूक ली और अपने सिर पर रख ली। नकुल बेटा, नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं। विवान भी डर गया। वो बस सजा देना चाहता था, पर मारना नहीं। वो बाहर आया तो मानस ने उसे देखा और कहा, सच कहूँ तो तुम्हें मारना चाहता था मैं, क्योंकि तुमने मानस चंवड़ को उसकी जिद से दूर किया था। स्वरा मेरी जिद है और तूने उसे दूर किया था, पर आज इसकी सच्चाई जानकर, नकुल की तरफ देखकर मुझे लग रहा कि मेरा जिंदा रहना ही एक बोझ है, और मैं रह भी लिया तो पल पल मरूंगा कि मेरा बाप ही मेरी जान लेना चाहता था। नकुल रोते हुए, नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दे मानस। तेरा तेरी माफ़ी से मुझे कोई सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी मौत को कंधे देने वाला बेटा तेरा नहीं होगा। विवान बोला, मानस रुक जाओ, ये गलत है। मानस बोला, गलत नहीं, सब सही है, और गोली चल गई। नकुल की चीख निकल गई। मानस बोला, मानस। विवान ने तुरंत मानस को संभाला तो मानस ने कहा, कमाल की बात है ना, जिसको सब माना वो मुझे मारना चाहता था, और जो मारना चाहता था वो संभाल रहा है। मैं जानता हूँ मेरे गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, पर क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? स्वरा से कहना, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसे बहुत चोट दी है, और क्या तुम मुझे अब तो बताओ कि कौन है वो तुम्हारी? विवान ने कहा, बीवी है वो मेरी। मानस एक पल को हैरान हुआ, पर फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस जन्म में वो तुम्हारी है और रहेगी, पर क्या पता अगला जन्म मेरे कर्म मुझे माफ़ करे और स्वरा से प्यार कर लूँ। उस बार जब प्यार करूंगा तो शिद्दत से। और मुस्कुराते हुए चुप हो गया। विवान ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो जरूर मानस को उसकी गलतियों की सजा देना चाहता था, पर वो ऐसे कुछ करे वो ये नहीं चाहता था। नकुल अपने बेटे के मर जाने से पागल हो गया। तब तक पुलिस भी वहां आ गई थी। पुलिस ने मानस की बॉडी ले ली और नकुल को पकड़ लिया। विवान ने उसको सारे एडवेंस दिए तो पुलिस वाले उसे सलाम करके चले गए। अंकुश श्रवण भी अंदर आए तो देखा बस विवान था और साथ में विशाल, जो उसे पानी दे रहा था। अंकुश आया और कहा, विवान सब ठीक तो है ना? बोलना क्या हुआ? और नव्या वो तो ठीक है ना? विवान कुछ तो बोल। तू और भाभी शादी से भी आ गए थे, वो ठीक तो है ना? हुआ क्या है? ऐसे क्यों बुलाया तूने? अंकुश कहा, विशाल तुम तो बताओ क्या हुआ है? मानस विशाल बोला, मानस मारा गया। अब श्रवण और अंकुश विवान को देखने लगे। विवान ने कहा, चलो यहाँ से। विशाल तुम भी टिकट लो ये और दिल्ली के लिए निकल जाओ। निशु को तेरी जरूरत है। और बिना सुने बाहर चला गया। विशाल ने कहा, अंकुश श्रवण तुम दोनों इसका ध्यान रखना। आज जो हुआ ये करना नहीं चाहता था, पर मानस ने खुद को मार लिया, और मैं जानता हूँ कि विवान का डर कुछ और है। जाओ देखो इसे। और चला गया। श्रवण और अंकुश भी निकल गए। पूरे रास्ते विवान चुप रहा। अंकुश और श्रवण ने भी कुछ नहीं कहा। बस विवान ने श्रवण और अंकुश को वहां रुकने को कहा जहां नव्या थी, और बोला, जाओ तुम लोग, नेहा और अनवी तुम दोनों का इंतजार कर रही होंगी, मैं नव्या को कल लाता हूँ। विवान जाने लगा तो अंकुश ने कहा, तूने एक मुजरिम को सजा दी है विवान, ये होना था। श्रवण ने कहा, हाँ विवान, जो हुआ वो जरूरी था। कि विवान ने कहा, उसे सजा मिलनी थी जानता हूँ, पर एक बाप की वजह से एक बेटे को फिर मरते हुए देखा है। फर्क बस इतना है कि उसने आंग को मुक्ति मिल जाएगी, और कुछ को हर पल ये जख्म मार देता है। और चला गया। अंकुश और श्रवण देखते रह गए। विवान घर में आया और कमरे में चला गया। उसने देखा कि नव्या सो रही थी। वो उसके पास आया, पर फिर कदम रुक गए, और उसने मन ही मन बोला, कैसे कैसे? वो नव्या को देखता रहा। फिर खुद, कैसे आपको बता पाऊंगा मैं? कैसे? मानस की मौत नहीं, पर जो उसने आपके संग करने की कोशिश की, मैं कैसे कह पाऊंगा आपको? जब पता चलेगा तो आप फिर से कहीं उसी दर्द से ना गुजर जाए जो आपको मिले हैं। मैं आपका पति हूँ, पर आज मैंने आपकी बिना मर्जी से आपको। वो चुप हो गया। वो जानता था कि कल जो होगा उसे देखना ही होगा। वो सीधे फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो आया और बेड से तकिया लेकर वो सोफे पर लेट गया और नम आंखों से देखता रहा। अगली सुबह अंकुश और श्रवण
अन्वी, नेहा सबकी आज विदाई थी। अंकुश ने जब सबको बताया कि मानस मर चुका है और नकुल को जेल हो गई है तो सब चौंक गए। अंकुश ने सबसे कह दिया कि पुलिस को कुछ गलत साबूत हाथ लगे थे जिसमें नकुल चंवड़ के गलत धंधों का जिक्र है साथ ही, और इसलिए वो पकड़े गए और अपने बेटे को मारने की साजिश की उन्होंने। सब चौंक गए। काकी ने कहा, मुझे लगता था कि नकुल अपने बेटे से तो प्यार करता है, पर ये तो सत्ता के लिए अपने बेटे को मार गया। अन्वी ने कहा, क्या काकी, उसके कर्म ही ऐसे थे, मरना तो तय था, पर नकुल चंवड़ ऐसा होगा सोचा नहीं था। सब आपस में बात कर रहे थे कि नेहा की नज़र बस अंकुश पर थी जो चुप था। नेहा ने उस वक्त सब थे तो पूछना सही नहीं समझा। काकी बोला, श्रवण बेटा, विवान और नव्या अब कब तक आ रहे हैं? विदाई का समय है। श्रवण बोले, वो तो आते ही होंगे काकी, विवान कह रहा था वो जल्दी आएगा, और फिर चुप हो जाता है। नव्या की आंख खुली तो उसके सिर में दर्द उठा। वो पकड़ते हुए बोली, इतना दर्द क्यों हो रहा है और मैं कहाँ हूँ? उसके सिर में बेहद दर्द था। वो धीरे धीरे करके उठी ही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। नव्या ने देखा तो एक लड़की थी। नव्या उसे पहचान गई क्योंकि वो लड़की विवान के घर में ही काम करती थी और नव्या को कोई भी दिक्कत ना हो तो वो उसे बता सके। जब विवान ना हो तो वो लड़की को देख नव्या ने कहा, एली, तुम यहाँ? मैं यहाँ कैसे? और विवान कहाँ है? एली ने नव्या को नींबू पानी दिया और कहा, मैम आप ये पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। नव्या को समझ नहीं आ रहा था। एली ने नव्या को नींबू पानी दिया और फिर वो नव्या के कपड़े निकाल कर दिए और कहा, मैम आप तैयार हो जाए, गाड़ी नीचे है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नव्या हैरानी से, इंतजार कर रहे हैं? एली, मुझे साफ साफ बोलो कि विवान सर कहाँ है? एली चुप रही तो नव्या को गुस्सा आ रहा था। उसने जोर से कहा, एली, मेरा ऑर्डर है, कहाँ है विवान सर? एली ने कहा, मैम विवान सर, अंकुश सर और श्रवण सर की विदाई है ना, वहीं गए हैं। आप सो रही थी इसलिए कहा कि जब आप उठे तो आप भी आ जाए। नव्या को हैरानी हुई कि विवान उसके बिना ही चला गया। आज तक उसने ऐसा नहीं किया था। फिर उसकी नज़र नींबू पानी पर गई तो उसने कहा, ये तुमने मुझे क्यों दिया था और तुम्हें कैसे पता कि मुझे आराम मिलेगा? एली, वो जो मैम बच गया। एली कुछ बोल दी कि नव्या का फ़ोन बच गया। नव्या ने फ़ोन लिया तो सामने से आवाज़ आई, आप जल्दी आ जाए, और फ़ोन कट जाता है। नव्या कह नहीं पाती। सब लोग वहीं इंतजार कर रहे होते हैं कि विवान आता है। विवान को देखकर सब खुश होते हैं। अंकुश और श्रवण उसे देखते हैं पर चुप रहते हैं। नेहा और अन्वी भी उसके पास आते हैं और नेहा बोलती है, भाई आप आ गए, और गले लग जाती है। विवान भी उसका सिर सहलाता है और फिर विवान अन्वी से मिलता है तो अन्वी मुंह बनाकर कहती है, जीजू आप तो शादी से चले गए, आपके और दी के बिना अच्छा नहीं लगा। विवान ने कहा, सॉरी अन्वी, पर नव्या की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और मैं नहीं चाहता था कि आप लोग परेशान हो, इसलिए उसे लेकर गया था। अन्वी ने कहा, कोई बात नहीं जीजू, हम समझते हैं, पर दी है कहाँ? वो आपके संग नहीं आई? सब विवान को देखने लगे तो काकी ने कहा, हाँ विवान, नव्या कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई क्या? अभी भी ठीक नहीं है वो? विवान ने कहा, वो ठीक है काकी, वो ठीक है। काकी की पीछे से आवाज़ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब सामने देखते हैं कि नव्या आ रही होती है। वो विवान के पास आती है पर उसे देखती नहीं और अन्वी और नेहा और सबसे मिलती है और कहती है, सॉरी देर हो गई, वो कल मेरी तबीयत ख़राब थी। वो तो विवान भी नहीं आ रहे थे पर मैंने ही कहा कि इनको जाना चाहिए। आप सब भी इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने कहा, आप चलो मैं आती हूँ। विवान हैरानी से नव्या को देखने लगा। नव्या ने एक नज़र विवान को देखा तो उसने नजरें फेर ली। नेहा और रणवी की विदाई का समय आ गया। आज विवान भी दिल्ली वापस जा रहा था। विदाई की रस्म शुरू हो गई। नेहा और अंकुश यहाँ से सीधे शीतल से मिलने जा रहे थे। नेहा नम हो गई, काकी भी नम थी और अनवी का तो बचपन था यहाँ। वो रो रही थी तो काकी ने उसे गले लगाया और कहा, तू कब से रोने लगी? ध्यान रखना अपना, और हाँ, श्रवण को तंग मत करना ज़्यादा। ये सुनते ही सब हंस पड़े तो अनवी ने मुंह बना लिया। नव्या और विवान के भी वो गले लगे तो नव्या ने नेहा से कहा, शीतल से मेरी भी बात कराना और आराम से आना। नेहा ने कहा, तू भी अपना ध्यान रखना। नव्या मुस्कुरा दी। अंकुश ने नव्या के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जल्दी आना, वो घर आज भी तेरा है। नव्या हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनवी भी नव्या विवान से मिली। श्रवण और अनवी भी लंदन जा रहे थे क्योंकि श्रवण का काम आ गया था, पर वो जल्दी वापस आने वाले थे। श्रवण और अंकुश ने विवान को गले लगाया और कहा, नव्या
नव्या को बता देना जो भी हुआ। जानता हूँ बात कुछ और है, पर वो जाने ये ज़रूरी है। विवान हल्का सा बस मुस्कुरा दिया। श्रवण ने नव्या के पास आकर कहा, भाभी आपसे क्या बोलूँ, आपने मुझे जो दिया वो बहुत बड़ी बात है। मुझ पर बहुत भरोसा करा है आपने, इसलिए मैं वादा करता हूँ भाभी आपकी अन्वी का पूरा ध्यान रखूंगा, उसे किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। नव्या मुस्कुराई और कहा, जानते हैं श्रवण कि आप अन्वी का ध्यान रखेंगे, पर आप अपना ध्यान रखना कहीं ये आपको ना पीट दे। तो अन्वी बोली, दीदू आप भी। और श्रवण हंस दिया। सबकी विदाई हो गई। नव्या ने काकी से कहा, काकी आप लोग आराम करो, मैं हूँ। काकी और बाकी सब भी चले गए। विवान ने नव्या को देखा। नव्या कुछ बोलती कि तभी दरवाजे पर कोई आया। दोनों ने देखा तो सामने पुलिस को देख नव्या चौंक गई। पुलिस वाला अंदर आया और कहा, विवान सर ये वो पेपर्स हैं जो एनजीओ के हैं, और साथ ही नुकुल की दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखने का आदेश है। सारी प्रॉपर्टी एक अनाथालय में चली जाएगी उसकी, और साथ ही मानस की बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उसके बाप के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, और आप बाप की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसका कुछ सामान है जो मैं आपको देने आया हूँ। नव्या जब सुनी तो वो जैसे समझ ही नहीं आ पाई, उसे तो जैसे सदमा सा लग गया हो। विवान ने वो सामान लिया और कहा, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर उनसे मिलकर चला गया। नव्या बस विवान को देख रही थी। विवान नव्या के पास आया और कहा, समझने आप समझ नहीं पा रही होंगी, जानता हूँ, पर जो हुआ वो मैं भी नहीं बदल पाया। कल जो उसने किया था शायद ही मैं उसे माफ़ कर पाया, पर यह भी सच है कि उसे सज़ा देना चाहता था, पर मार कर नहीं। एक सच ने एक बेटे को अपने बाप के सामने मुझे मारना ज़रूरी समझा, और मैं उसे बचा नहीं पाया। माफ़ कर दो नव्या, मैं तुम्हें उस दर्द से एक बार फिर गुजरते हुए देख गया। नव्या को समझ नहीं आ रहा था, तो विवान ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, कल रात जब आप नशे में थी और उसी वक्त मानस ने आपके साथ जबरदस्ती। इससे आगे वो बोल नहीं पाया क्योंकि नव्या लड़खड़ा गई। वो बोली, मैं कि विवान ने उसे पकड़ा और कहा, नहीं आपकी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया वो। मैं आ गया था, और मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं होने दे सकता मैं। विवान ने फिर नव्या की चोट को देखा और कहा, उसने जो आपके साथ करना चाहा था वो मैं भूल नहीं सकता था, इसलिए आपको घर छोड़कर मैं वहाँ गया था। विवान ने नव्या को वो वीडियो दिखाई जिसमें नकुल की मानस को मारने का सच था, और आगे कहा, मैं आपसे कहा था कि मैं यहाँ काम से भी आया हूँ, यही था मेरा काम। नकुल चंवड़ का एक देश के खिलाफ काम करता था। जब ऊपर से ये जानकारी मेरे पास आई तो मुझे कहा गया इसकी तह तक जाने को, और मैं यहाँ आया, पर मुझे आप भी यही मिली, और फिर मानस का होना सब मुझे पता चला, और तब मैं इस काम में लगा। विवान ने आगे कहा, आपने मुझे माफ़ कर दिया है जानता हूँ, पर कल जो मेरे से हुआ मैं आपसे नजर तक नहीं उठा पा रहा। मैं आपके संग ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे कहा था ना नव्या कि आना या ना आना आपका फैसला होगा, और ये अब भी आपका है, पर मेरी ज़िंदगी में आप हो हमेशा। और नव्या को एनजीओ के पेपर्स देकर बोला, अब ये एनजीओ आपका हो गया है, यहाँ सब सेव रहेंगे, और आपके आश्रम पर भी काकी के साथ हैं। बाकी इनको फंड भी वीके एंटरप्राइजेस देगी, और इनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखेगी। मेरी आज शाम की ही फ़्लाइट है नव्या, आप बस खुश रहना। और नम आँखों से चला गया। नव्या बूथ से बन गई। उसके कानों में बस विवान का जाना गूंज रहा था। तो दोस्तों आगे क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।